विजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज से 15 अगस्त के शुभ अवसर पर लोकतंत्र के महापर्व पर इस चैनल की शुरुआत होती है। आपके भरपूर सहयोग की ख्वाहिश है। हम एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं कि आपको उन टॉपिक्स के माध्यम से जानकारी दें, उन टॉपिक की जानकारी दें जो आपको अन्य कहीं नहीं मिलते, और आप उनके लिए जहां भी सर्च करते हैं गूगल, विकिपीडिया आदि पर आपको भरपूर जानकारी नहीं मिलती, आप संतुष्ट नहीं हो पाते। तो उन टॉपिक के बारे में हम खासतौर से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और MPPSC UPSC के लिए खासतौर से हमारी वीडियोस रहेंगी। आप लोग अधिक से अधिक हमारा सहयोग करिए, हम आपको अधिक से अधिक गाइडेंस देने का प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छी फैकल्टी से आपको गाइडेंस देने का प्रयास करेंगे। तो आज हम इतिहास के दौर में एक टॉपिक उठाया मैंने 15 अगस्त। आज 15 अगस्त भी है। आपको पता है 15 अगस्त के दिन भारत स्वतंत्र हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी से हमें मुक्ति मिली थी, उपनिवेशवाद का अंत हुआ था भारत में। खासतौर से ये डेट एक हमारे एक दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आखिर 15 अगस्त ही क्यों बहती थी। 15 अगस्त ही थी जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली। तो इसको थोड़ा समझते हैं। आपको पता है कि 30 जून 1947 का समय दिया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को कि भारत को स्वतंत्र करना है, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें भारत के बंटवारे का जिक्र नहीं था। फाइनली 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की घोषणा की, और उसमें यह प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज अंतरिम सरकार को यहाँ की सत्ता सौंपकर अपने देश लौट जाएंगे। 15 अगस्त इस तिथि के बारे में हम चर्चा करेंगे कि 15 अगस्त को ही क्यों हमें स्वतंत्रता मिली। लॉर्ड माउंटबेटन का मैंने नाम लिया। आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 9 अगस्त को परमाणु बम गिराने के बाद 15 अगस्त को जापान ने घुटने टेक दिए थे और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस दौर से ये डेट बहुत महत्वपूर्ण थी, अंग्रेजों के लिए भी और लॉर्ड माउंटबेटन के लिए भी। और लॉर्ड माउंटबेटन के पर्सनल जीवन में, उनकी व्यक्तिगत जीवन में 15 अगस्त की तिथि को बड़ा महत्व देते थे। उस दौर में 15 अगस्त की तिथि को उन्होंने बड़ा महत्व दिया और ये घोषणा की कि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होगा। लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद साहब जब उज्जैन के ज्योतिषियों से मिले तो भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि 15 अगस्त की तिथि की दिन स्वतंत्रता हमारे भविष्य के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। लेकिन माउंटबेटन साहब एक कठोर निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे। वो अपने मंतव्य पर खड़े रहे कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिलेगी। इसके लिए एक बीच का रास्ता अपनाया गया कि 15 अगस्त की तिथि भारतीय जो होते हैं या भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे दिन का शुभारंभ होता है सूर्योदय के पश्चात। सूर्योदय के पश्चात हमारे दिन की शुरुआत होती है, लेकिन पश्चिमी लोगों के लिए मध्य रात्रि 12 बजे रात्रि में दिन की शुरुआत मानते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद साहब ने कहा कि एक काम करिए, आप भारत को स्वतंत्र करिए, मध्य रात्रि 12 बजे को हमारी घोषणा करिए, क्योंकि आपके लिए 12 बजे से 15 अगस्त शुरू हो जाएगी, लेकिन हमारे लिए जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता तब तक 15 अगस्त शुरू नहीं होगी, 14 अगस्त की रहेगी। इसके साथ ही तिथि रूप हम दोनों के लिए यह फायदेमंद रहेगा। आगे हमारे लाभ की लालसा से या एक लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से हमने इसे अपनाया। तो इसीलिए 15 अगस्त की तिथि को हमने संविधान, माफ करिएगा, स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। ठीक है। अब एक प्रश्न उठता है कि जैसा कि आपने देखा होगा कल पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। पाकिस्तान 14 अगस्त क्यों मनाता है? इसके लिए थोड़ा सा भूगोल समझना पड़ता है। अक्षांश देशांतर रेखाओं का ज्ञान आवश्यक है। जब मैं भूगोल में वो पढ़ाऊंगा तब हम उसे अच्छे समझेंगे। अभी कुछ मोटा अध्ययन करते हैं इसका, कुछ समझते हैं बेसिक क्या है। एक मान के चलते हैं, ये एक वर्ल्ड का मैप मान के चलिए। सपोज यहाँ पर ब्रिटेन है, यहाँ से ग्रीनिश मैरीटाइम निकली है, ग्रीनिश रेखा निकली है, समय रेखा 0 डिग्री। यहाँ पर भारत है, यहाँ पर पाकिस्तान है। आप जानते हैं कि भारत में 82.5 डिग्री पर समय रेखा को मानक रेखा माना गया है, और पाकिस्तान ने अपनी समय रेखा को कुछ और माना, जबकि 0 डिग्री मैरीटाइम से हमारी जो समय है वो 5.5 घंटे, हमारा समय उससे 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है। तो सूर्योदय होता है पूर्व से। पूर्व से यदि सूर्योदय होगा तो सूर्य हमें यहाँ पर दिखेगा सुबह 6:15 बजे दिखता है, लेकिन उससे पहले 2 घंटे बाद लगभग पाकिस्तान में सूर्योदय दिखेगा। तो इसीलिए जब हमारे यहाँ रात्रि के 12 बज रहे होंगे तो पाकिस्तान में हो सकता है रात्रि के 9:30-10 बज रहे होंगे उनके समय के हिसाब से। इसलिए हमने 15 अगस्त का दिन माना रात्रि 12 बजे, लेकिन उनके लिए उनके वर्तमान समय के हिसाब से वो 14 अगस्त ही थी। इसलिए वो लोग उसे 14 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।
ठीक है, तो ये एक मोटा अंदाज था, आपको मैंने कुछ जानकारी दी। स्वतंत्र होने के पश्चात, स्वतंत्र होने का मुख्य मुद्दा था कि हम हमारी सरकार से शासित हों, स्वराज हमारा मुख्य उद्देश्य था। स्वराज मुख्य उद्देश्य होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम स्वराज प्राप्ति के पश्चात अपने संविधान का निर्माण करें। मैं आपको संविधान के बारे में बहुत जानकारी दूंगा। तो संविधान के बारे में समझते हैं कि आखिर संविधान होता क्या है। संविधान, संविधान का अर्थ होता है सर्वोच्च विधान, इससे बढ़कर कुछ नहीं। किसी भी राष्ट्र के लिए संविधान सर्वोच्च होता है, प्रत्येक नागरिक को इसका आदर सम्मान करना चाहिए, इसे मानना चाहिए। संविधान के अंतर्गत आते हैं नियम, संविधान के अंतर्गत आते हैं नियम, यहां अपने विधान कह सकते हैं, ठीक है। और इन नियमों को ढंग से लागू करने के लिए हमें आवश्यकता होती है नियमों की, माफ करिएगा, संविधान के अंतर्गत आते हैं कानून, और इन कानूनों को ढंग से लागू करने के लिए हमें आवश्यकता होती है नियमों की। तो यहां पर एक बेसिक अंतर है संविधान, कानून या विधान और नियमों के बीच में। अब एक प्रश्न उठता है कि संविधान क्या आखिर वही है जो संसद के बाहर बाबा साहब अंबेडकर अपने हाथ में एक मोटी पुस्तक लिए हैं, क्या वही संविधान है? या 1947 में हमने जब संविधान बनाना प्रारंभ किया तो 26 जनवरी 1950 को जो किताब हमारे हाथ में आई थी, क्या वही संविधान है? जी नहीं, संविधान इससे बढ़ के कुछ और है। संविधान क्या है? संविधान एक मूल पुस्तक है, संविधान की एक मूल पुस्तक है, प्लस उसमें हम और क्या जोड़ सकते हैं? तो संविधान की मूल पुस्तक में हम संविधान संशोधन जोड़ते हैं। 125 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं, प्लस इसमें हम संविधान, जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत की, संविधान की व्याख्याकार है, संविधान के कुछ जटिल जब दाव पेच फंसते हैं तो उनकी व्याख्या करने का कार्य करती है। तो संविधान में हम सर्वोच्च न्यायालय को भी ले सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी संविधान के अंतर्गत आते हैं। अब भारत में बहुत सारे ऐसे विधिवेत्ता हैं, बहुत सारे प्रख्यात नागरिक हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जो समय समय पर अपने वक्तव्यों के माध्यम से संविधान की जटिलताओं को दूर करते हैं, जन सामान्य के लिए एक सामान्य परिभाषा लेकर आते हैं जो संविधान को समझने में सहायक होती है। तो उन विद्वानों द्वारा जो टीकाएं होती हैं, जो विधिक भाष्य होते हैं, वो भी हम संविधान के दायरे में लाते हैं। कह सकते हैं विद्वानों द्वारा दिए गए विधिक भाष्य, विद्वानों द्वारा दिए गए विधिक भाष्य या टीकाएं, ये भी संविधान के दायरे में आ जाती हैं। और कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं संविधान में लिखी हुई नहीं होती हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से हम उनका पालन करते हैं। जैसे कि भारत में कोई भी व्यक्ति केवल एक बार राष्ट्रपति बनता आया है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी के बाद से ऐसी परंपरा हो गई है शुरू। तो लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार बन सकता है, वहां पर संविधान ही है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति से मेरा तात्पर्य जो उस पद के लिए योग्य है। लेकिन एक परंपरा है कि एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बनता है, केवल 5 वर्ष के लिए बनता है और उसके बाद अपना पद त्याग देता है। चाहे तो दोबारा खड़ा होकर फिर से राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन नहीं, ये परंपरा है कि एक ही बार बनता है। तो इसे भी हम एक संविधान के दायरे में ले आते हैं। तो ये आपका मूल रूप से संविधान होता है। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग, 2 परिशिष्ट, इन सबको तो हम संविधान किताब में शामिल करते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट अलग से बताए, ये भी आपके संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। अब अगला प्रश्न उठता है कि आखिर संविधान में क्या बताता है? संविधान लाया गया है तो क्या बता रहा है हमें? देखिए, संविधान सबसे पहले बताता है राज्य की संरचना। संविधान क्या बताता है? एक क्वेश्चन मार्क है। संविधान बताता है राज्य की संरचना। राज्य किस प्रकार का होगा? क्या राज्य एकात्मक होगा या राज्य संघात्मक होगा? राज्य गणतंत्र होगा, राज्य राजतंत्र होगा, राज्य में लोकतंत्र का प्रकार क्या होगा? इस तरीके से संविधान के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। ये काफी बड़े टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अगला, राज्य हमें बताता है कि संविधान सरकार की संरचना क्या होगी। सेकंड, सरकार की संरचना। क्या सरकार संसदीय प्रणाली को अपनाएगी या अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाएगी? ठीक है, यदि संसदीय प्रणाली को अपनाती है तो एक सदनीय संसदीय प्रणाली अपनाएगी या फिर द्विसदनीय संसदीय प्रणाली अपनाएगी।
देखते हैं सरकार की संरचना में संसदीय और अध्यक्षीय प्रणालियों को अपनाने की बात भी कर सकता है संविधान। जैसे कि संसदीय प्रणाली एक सदनीय होगी अथवा द्विसदनीय होगी। अगली बात संविधान कहता है कि सरकार के 3 अंग, सरकार के जो 3 अंग होते हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बारे में जानकारी देता है। इनके क्या अधिकार होंगे, इनको कितनी शक्तियां प्राप्त होंगी और इनके क्या कर्तव्य होंगे, इनकी शक्तियों पर क्या प्रतिबंध होंगे, शक्तियों की सीमाएं क्या होंगी। चौथा पॉइंट देखते हैं, नंबर 4, जितनी भी संस्थाएं हैं लोकतंत्र के अंतर्गत हमारे देश में किसी भी संविधान में संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं के अधिकार, कार्य और शक्तियों की बात करता है। नंबर 1, जो व्यक्ति हैं राज्य के अंतर्गत, जो व्यक्ति या नागरिक, शब्दावली पर बहुत ध्यान से आप देखिएगा, व्यक्ति या नागरिक के अधिकार, उसके कर्तव्य आदि की जानकारी भी हमें, उसके नागरिकता संबंधी प्रावधान आदि की जानकारी हमें मिलेगी संविधान से। ठीक है, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि संविधान सरकार एवं व्यक्ति के बीच संतुलन हेतु सिद्धांतों की स्थापना करता है। संतुलन हेतु सरकार एवं व्यक्ति के बीच संतुलन हेतु सिद्धांतों की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। संविधान इससे बहुत सारी चीजें और भी बताता है जो हम संविधान पढ़ने के क्रम में पढ़ते चलेंगे, लेकिन संविधान की मूल भावना इसके अंतर्गत रहती है। इन चीजों के बारे में वाकिफ कराता है, इनकी जानकारी देता है। अब कुछ समझते हैं कि अगर संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान की आवश्यकता क्या है किसी राज्य में। तो संविधान की जरूरत क्यों है आपको? संविधान की आवश्यकता का इसलिए महसूस की जाती है क्योंकि एक समाज होती है, समाज अपनी सुरक्षा के लिए राज्य की स्थापना करता है। राज्य की स्थापना के पीछे राजनीतिक विज्ञान बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे कभी। तो संविधान, जो समाज होता है, समाज अपनी सुरक्षा के लिए राज्य की स्थापना करता है। और जो समाज होता है वो व्यक्तियों का समूह होता है, व्यक्तियों से, भिन्न व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्ति और एक संप्रभु सत्ता, इनके बीच में प्रगाढ़ संबंध होता है, इनके बीच में एक प्रगाढ़ संबंध होता है। अर्थात व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए राज्य में अराजकता न फैले, ठीक है, इसके लिए एक संप्रभु सत्ता को वो शक्तियां सौंपता है। एक संप्रभु सत्ता को, या संप्रभु सत्ता में कह सकते हैं कि राज्य को शक्तियां सौंपता है। लेकिन राज्य, एक सिद्धांत कहता है कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो सबसे अधिक बलिष्ठ है, वही सबसे बड़ा शोषक होता है, और जो सबसे कमजोर है वो सबसे बड़ा शोषित होता है। तो जब राज्य को हम अधिक शक्तिशाली बना देंगे तो संभवतः ऐसा अधिकांश देखने को मिलेगा कि राज्य शोषक की भूमिका में आ जाएगा। लेकिन यदि संविधान के दायरे में हम उसे ले आते हैं, एक संविधान बनाकर उसकी शक्तियों को इस प्रकार से नियंत्रित करते हैं कि वह केवल और केवल वेलफेयर स्टेट के लिए ही कार्य करेगा, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए ही कार्य करेगा। यह संविधान के मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, मतलब व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है, व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, और जबकि राज्य शक्ति का प्रतीक होता है, राज्य शक्ति का प्रतीक होता है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति, इन दोनों को हम कह सकते हैं कि इनकी शक्तियों को ना बढ़ने दें, या इन दोनों की सीमित प्रयोग को, इनको अपनी शक्ति और स्वतंत्रता का सीमित प्रयोग करने हेतु संविधान की आवश्यकता महसूस की जाती है, और इसीलिए संविधान का निर्माण होता है। ठीक है,
तो जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अद्भुत जानकारी आज प्राप्त हुई होगी और आगे हम कल से रेगुलर करेंगे। आपको 1-2 दिन में या 3 दिन में एक वीडियो डालते जाएंगे। हमारा एग्जाम जो विजन चैनल है, यूट्यूब चैनल है, मुख्यतः यूपीएससी और एमपीपीएससी पर फोकस है, स्टेट पीएससी पर फोकस है। हम आपको 3-4 फैकल्टी के माध्यम से प्रत्येक सब्जेक्ट की एक अनुक्रम में वीडियोस प्रोवाइड कराते जाएंगे, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़े रहिए।